कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां मिसाइलें नहीं, टैंक नहीं और न्यूक्लियर बटन नहीं, बल्कि पानी सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। जहां भविष्य की जंगें बारूद से नहीं बल्कि सूखे गले और खाली नलों से लड़ी जाएंगी। और इसी डर के साए में जब पूरी मानव सभ्यता सांस रोककर खड़ी है, तब भारत खामोशी से इतिहास की सबसे बड़ी चाल चल चुका है। एक ऐसी चाल जो अगर पूरी तरह कामयाब हो गई तो तीसरे विश्व युद्ध की वजह ही खत्म हो सकती है। यह कहानी किसी घोषणा से शुरू नहीं होती, न किसी भाषण से, बल्कि शुरू होती है भारत के उस अजीब सच से जहां एक ही समय में दो विपरीत तस्वीरें मौजूद हैं। एक तरफ आसमान से गिरता हुआ कहर, उफनती नदियां, बहते घर, डूबते शहर, और दूसरी तरफ वही भारत जहां धरती फटी हुई है, किसान की आंखें सूखी हैं और पानी सोने से ज्यादा कीमती हो चुका है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और कोसी जैसी नदियां हर साल अरबों लीटर पानी समुद्र में फेंक देती है, मानो प्रकृति खुद भारत की परीक्षा ले रही हो। जबकि बुंदेलखंड, विदर्भ और राजस्थान जैसे इलाके उस एक बूंद के लिए तरसते हैं जो जिंदगी बचा सके। दुनिया इसे भारत की कमजोरी समझती रही, लेकिन असल में यही विरोधाभास भारत के सबसे खतरनाक मास्टर प्लान की नींव बना। एक ऐसा प्लान जो नक्शों पर नहीं बल्कि सदियों के भूगोल को दोबारा लिखने की हिम्मत रखता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। सोचिए, अगर बाढ़ का वही पानी जो तबाही मचाता है अचानक रेगिस्तान में जीवन बन जाए, अगर डूबते गांवों का दर्द सूखते खेतों की मुस्कान बन जाए, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और यही है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विवादित और सबसे डरावना इंफ्रास्ट्रक्चर सपना। ये सिर्फ नदियों को जोड़ने की योजना नहीं है, यह भारत की उस सोच का ऐलान है जो कहती है कि अब हम कुदरत के सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि उसके साथ समझदारी से समझौता करेंगे। जब यह खबर चीन तक पहुंची कि भारत 60 से ज्यादा नदियों को एक सिस्टम में जोड़ने की तैयारी कर चुका है, तब बीजिंग के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि पानी पर कंट्रोल मतलब भविष्य पर कंट्रोल। और यही वो चीज है जिसे चीन अब तक हिमालय से बैठकर भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका और यूरोप में बैठे एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरान हैं कि भारत जैसा देश, जहां अभी भी करोड़ों लोग विकास की लाइन में खड़े हैं, इतनी बड़ी इंजीनियरिंग जंग लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इतना कंक्रीट, इतना लोहा और इतनी ऊर्जा लगेगी कि उससे कई आधुनिक सभ्यताएं खड़ी की जा सकती है। लेकिन भारत जानता है कि अगर आज यह जोखिम नहीं लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यह सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, ये खेती, इंडस्ट्री, बिजली, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा, हर चीज का सवाल है। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट चुपचाप आगे बढ़ रहा है, बिना शोर, बिना जश्न, क्योंकि असली क्रांतियां अक्सर तब जन्म लेती हैं जब दुनिया का ध्यान कहीं और होता है। और आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तब कहीं न कहीं भारत की धरती के नीचे, पहाड़ों के भीतर और नदियों के किनारे एक ऐसा सिस्टम आकार ले रहा है जो आने वाले दशकों में भारत को प्यास से नहीं बल्कि ताकत से पहचाने जाने वाला देश बना सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि नदियों को जोड़ना सिर्फ नक्शे पर लाइन खींच देना नहीं है, ये सीधे सीधे पहाड़ों को चुनौती देना है, खासकर हिमालय को, जिसे दुनिया आज भी अजेय मानती है। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का हिमालयन कंपोनेंट वो हिस्सा है जिसे देखकर विदेशी इंजीनियर तक चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारत सिर्फ पानी को मोड़ने की बात नहीं कर रहा, बल्कि धरती की रीढ़ कहे जाने वाले पहाड़ों के भीतर सुरंगें बनाकर गुरुत्वाकर्षण के नियमों से खेलने की तैयारी कर चुका है। सोचिए, हजारों मीटर ऊंचे पहाड़, भूकंप वाला इलाका, बर्फ, भूस्खलन और उसके बीच ऐसी टनल्स जहां से पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर बहाया जाए। यही वो बिंदु है जहां चीन और जापान जैसे टेक्नोलॉजी के दिग्गज भी कहते हैं कि यह पागलपन है। चीन खुद यांगत्से और येलो रिवर पर दशकों से काम करता आया है, लेकिन हिमालय जैसे खतरनाक इलाके में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की हिम्मत उसने भी नहीं की। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर भारत ने हिमालय से निकलने वाले पानी को अपने अंदरूनी सिस्टम में कैद कर लिया तो तिब्बत से पानी रोकने की चीन की हर धमकी बेकार हो जाएगी। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल शतरंज है, जहां एक चाल से भारत पूरे एशिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। इसी बीच दक्षिण भारत में दूसरा मोर्चा खुलता है, पेनिनसुलर कंपोनेंट, जहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को एक चेन की तरह जोड़ने की तैयारी है, जैसे शरीर में नसें जुड़ी होती हैं, ताकि एक जगह का अतिरिक्त पानी दूसरी जगह की जान बचा सके। यहाँ भारत ने वो सोचा जो अमेरिका भी अपने कोलोराडो रिवर सिस्टम में पूरी तरह नहीं कर पाया, डायनेमिक वाटर ट्रांसफर, यानी बाढ़ के समय पानी को तुरंत मोड़ देना, सूखे के समय वापस भेज देना। इसके लिए हजारों किलोमीटर लंबी नहरें, सैकड़ों बैराज, दर्जनों पंपिंग स्टेशन और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम चाहिए, जहां हर बूंद का हिसाब रखा जाएगा। तेलंगाना का कालेश्वरम प्रोजेक्ट इसी सोच की झलक है, जहां भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम खड़ा कर दिया। ऐसे पंप लगाए जो एक शहर जितनी बिजली खा जाते हैं और फिर भी बिना रुके पानी को ऊपर चढ़ा देते हैं। यही वो पल था
जब विदेशी कंपनियों को समझ आ गया कि भारत अब टेक्नोलॉजी मांगने वाला देश नहीं रहा बल्कि टेक्नोलॉजी दिखाने वाला देश बन चुका है। लेकिन इस ताकत के साथ खतरे भी हैं। पर्यावरण, जंगल, जानवर और वो सवाल जो हर बड़ी सभ्यता के सामने आता है, क्या विकास की कीमत बहुत ज्यादा तो नहीं? पन्ना टाइगर रिजर्व, विस्थापन, इकोसिस्टम में बदलाव, ये सब असली मुद्दे हैं। लेकिन भारत अब पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि बैलेंस में सोच रहा है, जहां विकास भी रुके नहीं और प्रकृति भी मरे नहीं। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उतना ही खामोश भी है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर यह प्रयोग फेल हुआ तो इतिहास सवाल पूछेगा, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो इतिहास का रुख ही बदल जाएगा। अब सवाल यह नहीं बचता कि भारत नदियों को जोड़ सकता है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि जब यह पूरा सिस्टम जमीन पर उतर जाएगा तब दुनिया कैसे बदलेगी? क्योंकि पानी सिर्फ खेती नहीं बदलता, पानी सत्ता बदलता है। जिस दिन भारत के खेतों को लगातार पानी मिलेगा उस दिन किसान आत्महत्या नहीं करेगा। जिस दिन इंडस्ट्री को बिना रुकावट पानी मिलेगा उस दिन फैक्ट्रियां विदेश नहीं भागेंगी। और जिस दिन हर शहर को भरोसेमंद जल स्रोत मिलेगा उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था को कोई रोक नहीं पाएगा। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा भी है। क्योंकि भारत में पानी हमेशा से राज्यों के बीच झगड़े की वजह रहा है। कावेरी, रावी, ब्यास, महादई, हर नदी के साथ एक विवाद जुड़ा है और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन विवादों को खत्म भी कर सकता है या और भड़का भी सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे मेरा पानी के नजरिए से देखते हैं या हमारा भविष्य के नजरिए से। अगर राज्य यह समझ लें कि बाढ़ का नुकसान भी राष्ट्रीय है और सूखे की पीड़ा भी राष्ट्रीय है तो यह नेटवर्क भारत को अंदर से एक कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे रेल नेटवर्क ने आजादी के बाद देश को जोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर और भी गहरा होगा, क्योंकि जब भारत अपने जल संसाधनों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा तब कोई भी देश उसे पानी के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। चीन की ऊपर से बैठी रणनीति कमजोर पड़ेगी और एशिया में पावर बैलेंस बदल जाएगा। तब तीसरे विश्व युद्ध की बात सिर्फ किताबों की चेतावनी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जिसने पानी सुरक्षित कर लिया उसने भविष्य सुरक्षित कर लिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है और भारत के सामने अब यह परीक्षा है कि वह इस नीली ताकत का इस्तेमाल वर्चस्व के लिए करेगा या स्थिरता के लिए। अगर यह प्रोजेक्ट संतुलन, पारदर्शिता और विज्ञान के साथ आगे बढ़ा तो आने वाली पीढ़ियां इसे उसी तरह याद करेंगी जैसे भाखड़ा नांगल या हरित क्रांति को याद किया जाता है। लेकिन कहीं जल्दबाजी या राजनीति ने इसे पटरी से उतारा तो यही पानी विवाद और विनाश का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि यह लड़ाई सरकार की नहीं, सिस्टम की नहीं, बल्कि सोच की है। एक ऐसी सोच जो समझती है कि नदियां हमारी माँ हैं, लेकिन माँ को बचाने के लिए कभी कभी घर का नक्शा भी बदलना पड़ता है। आने वाले भी सालों में जब सैटेलाइट से भारत को देखा जाएगा तब नीली लकीरों का एक जाल इस देश की धमनियों की तरह धड़कता दिखाई देगा और तब दुनिया समझेगी कि भारत ने पानी पर नहीं बल्कि भविष्य पर जीत हासिल की है। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस महापर्व को शक की नजर से देखेंगे या विश्वास की? क्योंकि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं होगी, यह पूरी मानव सभ्यता के लिए उम्मीद की कहानी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।